चैप्टर के अंदर जो पहले आपके पास व्यू होगा वो होगा एक पेंटिंग। ये पेंटिंग बनाई थी किसने? फ्रेडरिक सोरियो ने इन 1848। एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने ये पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग के अंदर क्या बता रखा है कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में था चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब ये अपन को बता रही है कि ये लोगों को सही रास्ता दिखा रही है इससे, कि तुम जिस रास्ते पे, जहां पे ये टॉर्च रोशनी कर रही है, उस रास्ते पे तुम जा रहे हो तो तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, और जहां पे ये टॉर्च रोशनी नहीं कर रही और जिस तरफ इस टॉर्च का मुंह नहीं है, अगर तुम उस तरफ नहीं जा रहे तो तुम एक गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसने इमेजिन करके एक पिक्चर में क्या बोल रहे, एक स्टैचू बना दिया मान लो, और ऊपर क्या भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट और ये जो एंजल्स और ये सब है, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो बहुत रास्ते, और तुम एक दिन नेशन स्टेट बना लोगे पूरे यूरोप के अंदर। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो इधर ये देश निकल गया, जर्मनी, ये सब क्या, जो ये मतलब जैसे ब्रिटेन, ये सब निकल गए इधर, मतलब ये जो फ्लैग दिख रहा है ब्रिटेन का, तो मतलब क्या हो गया, ये एक यूनाइटेड नेशन बन गई, एक नेशन स्टेट बन गए। और जो पीछे रह गई ये क्या, नेशन स्टेट मतलब बने नहीं है, मतलब लेकिन थोड़े दिनों में बन जाएंगे। ऐसा इस पेंटिंग के बारे में फ्रेडरिक सोरियो ने बताया था। और जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ना, ये क्या बोलते हैं, ये किसके एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो ये गहने पड़े हैं, मुकुट पड़े हैं, ये सब पड़े हैं, ये क्यों क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे? क्योंकि लोगों ने इनको ठुकरा के, मतलब मोनार्की को ठुकरा के एक पॉलिटिकल फ्रीडम की तरफ आगे अपने एक अपना कदम बढ़ाया है। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो ने ऐसे बताया है कि आने वाले समय के अंदर लोग क्या करेंगे, राजा मोनार्की को भगाएंगे और एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आज हम देख भी सकते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में क्या है, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी कंट्रीज है, आज क्या है, नेशन स्टेट है, मतलब हर में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हर देश में है आज अपने पूरे वर्ल्ड में। पेंटिंग के बारे में इतना सा ही था। अब न्यू टॉपिक है अपना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन, ये जो टॉपिक है ना इस चैप्टर में, ये क्या कहना चाहता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, 14 जुलाई 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की जो पहली भावना थी वो शुरुआत ही वहां से हुई थी। कहां से हुई थी? शुरुआत की जो भावना लोगों में जो उत्पन्न हुई थी, जो क्रिएट हुई थी, वो हुई थी फ्रांस से। After the French Revolution, the first clear expression of the nationalism came with the French Revolution। समझ में आ गया कि जो पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हुआ था, इस डेट को याद रखना, 14 जुलाई 1789, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। अब फ्रांस को, जैसे कि आप सभी जानते हो कि बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फ्रांस एक क्या था, मतलब एक मोनार्की कंट्रोल, मतलब एक तो क्या, मोनार्की के कंट्रोल में था पूरा फ्रांस। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो लुइस 16 था राजा, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि लुइस 16 और जो उसकी पत्नी थी, क्या बोलते हैं, मैरी एंटोइनेटी, उसको फांसी लगा दी गई थी और उनको मार दिया गया था। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, लोगों ने डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए वहां पे क्या किया, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए। अब ये चेंजेस कैसे लाए कि ये चेंजेस इस प्रकार लाए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसके अंदर, उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरीज थे ना, रिवॉल्यूशन जो सिटीजन्स थे, फ्रेंच सिटीजन्स, उन्होंने क्या किया, मोनार्की को तो डिसमिस कर दिया और उसके जगह पॉलिटिकल फ्रीडम, सवरेनिटी का मतलब है पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम को ट्रांसफर कर दिया किससे, मोनार्की से। और लोगों ने क्या सोचा कि यदि फ्रांस के जितने भी लोग हैं, ये जानते तो है नहीं कि देश क्या होता है, देश के लिए उन्होंने कभी जीना सीखा ही नहीं। फ्रांस के लोग ये ओनली राजा के लिए जीते थे, राजा को टैक्स भरने में पागल रहते थे, उनको देश का कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ, लोगों ने क्या सोचा कि इनके अंदर क्या हुआ, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए कि हम फ्रेंच पीपल्स है, हम इन मोनार्क्स के कंट्रोल में नहीं है, हमें क्या है, अपने कुछ फ्रांस के हम खुद लोग हैं। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट लाए, एक कॉन्सेप्ट था लापत्री और दूसरा कॉन्सेप्ट था ले सिटोयन। उन्होंने कहा लापत्री का मतलब था फादरलैंड, दैट मीन्स द फादरलैंड का मतलब हुआ कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता भी यहीं जन्मे हैं और हम इस देश के सिटीजन्स हैं, मतलब हम इस यहाँ के बच्चे हैं, ये हमारी पितृभूमि है
और हम इस पितृभूमि के बच्चे हैं। ये लोगों ने क्या किया, जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या हुआ, कलेक्टिव आइडेंटिटी की तरह इन दो शब्दों को यूज किया लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए। और अब जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इक्वल राइट्स दे दिए गए हर किसी को। और वहां का जो फ्रेंच फ्लैग, पहले तो क्या था, एक वो कौन सा फ्लैग था, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, उसको हटा के एक नया फ्लैग लाया। उसका नाम, वो नाम तो कुछ रखा नहीं, उसके अंदर 3 कलर थे, ट्राई कलर, मतलब तिरंगा लगाया गया फ्रांस का एक अलग। और आप जानते कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन से पहले एक ईस्ट स्टेट जनरल था जो क्या करता था, पूरे देश को कंट्रोल करता था राजा के अंडर में। तो ईस्ट स्टेट जनरल को उन्होंने किसे ट्रांसफर कर दिया, नेशनल असेंबली। और कुछ कस्में खाई गई, कुछ संगीत गाए गए, और जो शहीद हुए हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनको याद किया गया, ताकि लोगों के अंदर अपन ये जगा सके कि हमने कितनी कुर्बानियां दी है अपने देश को आजाद कराने के लिए। और इसी प्रकार क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ कि एक इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस लगते थे ना, मतलब ट्रेड ट्रांसपोर्ट के अंदर, इनको खत्म किया गया। और जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, इसको अडॉप्ट किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आप राजस्थान में हो, और राजस्थान से यदि आप और कोई स्टेट यूपी में जाते हो, तो वहां पे ऐसा ना कि मान लो यहाँ पे गेहूं 2,000 रुपए किलो है, तो वहां पे 4,000 होंगे। रेट सब जगह एक ही होती है। ये इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। और जो रीजनल डायलेक्ट, मतलब धर्म के नाम पे जो भी भेदभाव होते थे उनको डिस्करेज किया गया। और फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या बिकम अ नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। और जो फ्रांस के लोग थे ना, फ्रांस के लोग, उन्होंने सोचा कि फ्रांस नेशन स्टेट बन गया, हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम पूरे के पूरे यूरोप को एक नेशन स्टेट बनाएंगे। पूरे के पूरे यूरोप में जितने भी स्टेट्स हैं उनको एक नेशन स्टेट बना के ही छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे यूरोप के अंदर अपने एक्टिविटीज, अपने कैंपन्स प्रिपेयर किए। वो फ्रेंच आर्मीज थे, उन्होंने किए, जैसे वो हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, और इटली तक 1790 में पहुंच गए। तो वहां पे क्या हुआ, अपने कैंपेन शुरू किए, किस लिए, फॉर द नेशनलिज्म, फॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। मतलब नेशनलिज्म को बहुत ही दूर तक फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना कैंपेन्स किए, एक्टिविटीज की। और ये एक्टिविटीज की इन्होंने फ्रेंच आर्मीज और फ्रेंच पीपल्स, द रिवॉल्यूशनरीज फ्रांस के, उन्होंने की, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा देश आजाद बन गया, हमको इतना ही यहीं पे चुपचाप नहीं बैठना है, हमको पूरे पूरे यूरोप को एक नेशन स्टेट बनाना है, एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाना है। अब न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक मतलब टॉपिक तो वही चल रहा है कि विद इन द व्हाइट स्वेथ। अब आपको पता है कि जब कोई भी देश है, अब अभी फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे कोई नया राजा तो बना है नहीं। जब नया राजा नहीं बनेगा तो सीट, जो गद्दी है राजा की, वो तो खाली है। तो इसलिए क्या होगा, वहां पे कोई नया का नया शैतान आके बैठेगा। तो उस गद्दी को चुरा ली नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने, कौन था नेपोलियन बोनापार्ट, ये भी एक बहुत ही माइंडेड पीपल था, मतलब बहुत माइंडेड, मतलब वो आप सोच सकते हैं कितना भयंकर इंसान था। इसने क्या किया, लोगों के अंदर मतलब अपने कुछ अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए पहले तो फ्रांस के अंदर क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन लोगों को महसूस नहीं होने दी कि इसने डेमोक्रेसी पहले डिस्ट्रॉय की। इसने यह डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन लोगों को एहसास नहीं हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर जो सिस्टम था उसको मोर रैशनल और इफिशिएंट बना दिया। अब वो मोर रैशनल और इफिशिएंट कैसे बनाया, उसने एक सिविल कोड क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इन 1804। सिविल कोड का नाम क्या था, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या था, जो प्रिविलेज, जो विशेष अधिकार थे ना कि जन्म से, उनको हटा दिया गया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश कर दी गई। सेक्योर मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया नेपोलियन ने। और ये कोड था, ये फ्रांस के कंट्रोल के अंदर बहुत सारे नेशंस के, बहुत सारे देशों के अंदर इसको लाया गया। डच रिपब्लिक के अंदर, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, इन सब के अंदर इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने। नेपोलियन ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, मतलब अलग अलग जगह पर अपनी पावर शेयरिंग की। एबोलिश किया फ्यूडल सिस्टम को, फ्रीड पीजेंट्स को फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज, ये सब क्या उन्हें एबोलिश किया। और टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव किया। जो पीजेंट, आर्टिशियन वर्कर, जो न्यू बिजनेसमैन, इनको एंजॉय होने लगी थी क्या, न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम।
और जो बिजनेसमैन थे ना, जैसे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स हो गए, पर्टिकुलर रीजन में होते हैं ना, जैसे उन्होंने रियलाइज किया यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर, जिनसे उनको क्या हुआ, एक कॉमन नेशनल करेंसी कर दी उसने, क्या नेपोलियन ने। तो इनसे उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, किनमें, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इनमें बहुत सारा उनको मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ। अब दूसरा कि अब नेपोलियन ने अच्छे काम कर दिए, लेकिन पता है कि हर शैतान के, हर एक अच्छे इंसान के पीछे एक शैतान छुपा हुआ होता है, सही। तो अब इसके पीछे शैतान ये था कि इसने एक ऐसे कारनामे किए कि पूछो मत। इसने क्या किया, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों से छीन ली, मतलब राजनीतिक आजादी किसी को नहीं दी। टैक्स को इतना इंक्रीज कर दिया कि लोगों के पसीने छूट गए। सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप मतलब उसके खिलाफ ना ही तो पेपर में लिखा जा सकता है, ना कि टीवी में, ना उसके खिलाफ वो बोल सकता है। और क्या सबसे बड़ी गलती जो इसकी थी, वो सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने जबरदस्ती जो पीपल्स थे, जो आम आदमी थे, उनको आर्मी के अंदर भर्ती करना शुरू किया। ये सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस थे नेपोलियन के, जिसकी वजह से वापस से क्रांति होगी फ्रांस के अंदर। अब नया टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये जो आपको ये दिख रहा है ना, इसमें आप पढ़ लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट जो आपको समझाना चीज है वो मैं समझा रहा हूँ। जो अपन समझते हैं यहाँ से, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब एरिस्टोक्रेसी कौन थे? एरिस्टोक्रेट वो थे जो थे मतलब पावरफुल, लेकिन इन माइनॉरिटी, दैट मीन्स पैसे वाले लोग थे भैया। पैसे वाले लोग होंगे तो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि पता है कि पैसे वाले कम होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी एक ऐसे लोग थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और अपने अमीर खानदान से शादी करते थे, और इनकी जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम थी, ये बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन जो मेजोरिटी मतलब ज्यादा संख्या के अंदर थे, वो पॉपुलेशन थी किनकी, फार्मर्स की, जो बेचारे बहुत ही गरीब थे। और अब दो यहाँ पे मैंने आपको दो क्लासेस बताई, एक तो एरिस्टोक्रेसी जिनके पास पैसा है और पावरफुल है लेकिन इनकी जनसंख्या कम है, और दूसरी है कौन, पीजेंट्स, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, पावर कम है, पैसे वाले भी बेचारे कम है। इसी बीच के अंदर एक नई क्लास आएगी जिसको हम बोलेंगे द न्यू मिडिल क्लास। क्या करती है देखते हैं। अब क्या हुई, न्यू मिडिल क्लास आती कैसे ये देखते हैं पहले तो। कि न्यू जो जो मिडिल क्लास लोग आए थे, वो आए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के अंदर, लेकिन फ्रांस और द पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स के अंदर ये हो गया था कब, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एक न्यू वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज हुई जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। जो ये मिडिल क्लास जो पीपल थे, ये क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। मतलब ये ना ही तो गरीब थे और ना ही अमीर थे। और ये जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर कहते हैं, इनका जो नंबर था बहुत ही कम था, लेकिन जो वेस्टर्न और जो सदर्न जो यूरोप था उसके अंदर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, सही। और अब क्या हुआ, ये जो आपको पता है कि जो मिडिल क्लास, फैक्ट्री के अंदर कौन काम करेंगे, पढ़े लिखे लोग, और पढ़े लिखे लोग फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होंगे, ये भी एजुकेटेड होंगे। और ये एजुकेटेड होंगे तो इनको पता है कि आजादी क्या होती है, देश क्या होता है, नेशन क्या होता है। तो ये इन्होंने क्या सोचा कि जो एरिस्टोक्रेसी है, जो अपने ऊपर हुकूमत जमा रखी है गरीबों के ऊपर, जो इनके पास इतने पैसे हैं, जो इतना घमंड दिखाती है, इनको खत्म करना पड़ेगा। जो इनको विशेष अधिकार है उनको खत्म करना पड़ेगा। जो इन लोगों के पास इतना पैसा है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। सबको इक्वल राइट्स हैं, सबके पास इक्वल दौलत होनी चाहिए, इक्वल पैसा होना चाहिए। ये अपने गड्डियां भर रखे हैं, मतलब लोगों के पैसे खा खा के टैक्स भरा भरा के टैक्स ले लेके। अब एक नया टॉपिक और आ गया, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरलिज्म का मतलब होता है आजादी, वो भी सभी तरह की। अब लिबरलिज्म का 3 तरह की आजादी होती है ना, सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड द इकोनॉमिक फ्रीडम। अब अपन यहाँ पे पहले पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रीडम कैसे मिलेगी, जब गवर्नमेंट, सरकार लोगों की मंजूरी से बनेगी। एरिस्टोक्रेसी का एंड होगा, जो विशेष अधिकार है उनको खत्म किया जाएगा, एक संविधान होगा और एक पार्लियामेंट होगा, तभी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम है। और सोशल फ्रीडम कैसे होगा, जब राइट टू प्रॉपर्टी होगी। मतलब ये है कि नेपोलियन ने आया तो उसने क्या दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया।
लुइस 16 था, उसने राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया। लो और कौन था, रॉबिस मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था, उसने राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी कोई दे रहा है कोई ले रहा है, ये बहुत गलत है। लोगों को जब हकीकत में राइट टू प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसी को सोशल फ्रीडम बोलते हैं। अब अपन सोशल फ्रीडम में और क्या क्या आ गए, अब क्या आ गया, यूनिवर्सल सफरेज आ गया, इक्वालिटी फॉर द लॉ आ गया, राइट टू वोट आ गया, टू गेट इलेक्टेड। अब क्या था पहले के उस टाइम में, क्या था नेपोलियन के टाइम में, कि राइट टू इलेक्टेड, तो राइट टू वोट तो था, लेकिन राइट टू वोट के अंदर एक गलती क्या थी, राइट टू वोट ओनली उन्हीं के पास था जिनके पास प्रॉपर्टी। जो लोग थे ना विदाउट प्रॉपर्टी, और जो जितने भी विमेन थी, जो उनको क्या था, पॉलिटिकल राइट बिल्कुल भी नहीं था। अब पॉलिटिकल राइट नहीं होगा तो जो ये लोग जो भी मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जो विमेन्स होगा, गुस्सा आएगा। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बहुत सारी विमेन्स और जो नॉन प्रोपर्टाइड मैन थे, उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट किए थे फॉर डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब इकोनॉमिक स्पीयर पे यदि हम लिबरलिज्म का मतलब देखें तो इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्प्रेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ये हो गया क्या, इकोनॉमिक स्पीयर पे इसका आंसर। गुड बाय, टाटा बाय। अब फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे, मतलब इसी का चैप्टर, इसी का जो आधा भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू, बाय, टाटा बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। इस तरह मेहनत से बनाए, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।